समय पेपर का आ गया है अब बहुत ही पास, बिल्कुल ही टाइम हमारे पास कम बचा हुआ है अब, है ना। बहुत जल्दी आपका पेपर, प्रवेश पत्र सबके निकल गए हैं और पेपर की डेट एकदम नज़दीक आ रही है। अब हमारे पास टाइम जो बचा है उसमें हमें सिर्फ प्रैक्टिस पेपर लगाने हैं। जय श्री कृष्णा बच्चों, स्वागत है आप सभी का अंशिता नवोदय कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक बहुत बढ़िया सा पेपर लेकर आई हूँ, जिसे आप शुरू से लेके अंत तक पूरा मेरे साथ देख लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद स्वयं से OMR शीट उठाइए, अपनी पेन लीजिए और पूरा 2 घंटे का अलार्म लगा के उसको बढ़िया से फिल कीजिए। गोला हमें पूरे भरना है और ठीक ढंग से भरना है ना। गोले में हमें पेपर बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए, ये इस बात का विशेष ध्यान रखना है। नाम OMR शीट पर हमें कैपिटल लेटर्स में डालना है पूरा। और देखिए पुस्तिका क्रमांक, ऐसे आपके पेपर में एक पुस्तिका क्रमांक आएगा जो आपको अपना भर लेना है ना। मैंने आपको भरना सिखाया है और बहुत जल्दी मैं OMR शीट भी आपके सामने लेकर आऊँगी। यहाँ रोल नंबर है, ये पर ये तो पेपर है बच्चे, पेपर में भी लिख लेना पड़ता है। यहाँ अपना नाम डाल दीजिए, यहाँ अपने हस्ताक्षर कर लीजिए। ये तो आपको घर लाने मिल जाएगा। ये सारी एंट्री आपको लेकिन जो OMR शीट हो उसमें बहुत सही ढंग से करना है, ठीक। 1 से 80 तक प्रश्न आपको आने वाले हैं। चलिए आज का पेपर हम बहुत जल्दी से बढ़िया से पहले समझ लेते हैं। सिर्फ समझना है बच्चे, अभी आपको मेरे साथ साथ गोले नहीं भरना है, ये ध्यान रखिएगा, ना ही बिल्कुल पेपर सॉल्व करना है। आप सिर्फ अभी समझ लीजिए, सॉल्व आप थोड़ी देर बाद जब मैं समझा चुकूँ तब अपना OMR शीट उठाइए, पेपर खोलिए और खुद से सॉल्व कीजिए, है ना। या फिर मेरे साथ साथ पहले आप सॉल्व कर लीजिए, फिर मेरे आंसर देखिए। देखिए जैसे मैं चालू कर रही हूँ तो आप जल्दी से देख के उसको सॉल्व कर लीजिए, फिर मैं कर दूंगी तो आप देखिए मिलाइए कि सही हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि हमें क्या आती है, 40 आकृतियाँ मानसिक योग्यता की आती हैं, जिसमें भाग 1, ये देखिए भाग 1 लिखा रहेगा। इसको ये निर्देश दिया है, निर्देश को आपको अच्छे से पढ़ लेना, हिंदी इंग्लिश दोनों में निर्देश दिया है। प्रश्न संख्या 1 से 4 आती हैं एक प्रकार की आकृतियाँ। ABCD दर्शाई गई हैं, देखिए ABCD। इन चारों आकृतियों में से क्या है, 3 आकृतियाँ किसी न किसी विधि से एक समान है, जबकि एक आकृति भिन्न है। हमें इस भिन्न आकृति का चयन करके अपनी उत्तर पुस्तिका में दर्शाना है। उत्तर पुस्तिका को क्या कहते हैं, OMR शीट यानी कि पत्रिका। उसी में आपको 4 गोले बने रहेंगे, व्रत यानी होता है गोला, और जो ऐसे 4 गोले आपको बने बनाए आएंगे ना, इसमें से जो आपका सही है ABCD वो आपको भरना है। ये तो आप सबको पता ही है कि हमको गोले बने बनाए आना है और आपको उसी 4 गोले में से जो गोला सही होगा वो वाला फिल करना है। चलिए देख लेते हैं हमें इसमें कौन सी आकृति करना है। अलग ढूंढने वाली है ना, 3 क्या है आपने देखी ना, 3 आकृतियां सादृश्य है और एक भिन्न है, भिन्न ढूंढना है। देखते हैं भाई, ये देखिए लाइन खड़ी बनी है, ये एरो वाला बना है ना। इसमें भी सेम चीज है, इसमें भी सेम चीज है, लेकिन ये देखिए भाई ये तिरछी है, ये इसके जैसी नहीं बनी है ना, तो ये हमारा आंसर होगा। पहले आप पेंसिल से इसी तरह गोले बना लीजिए अपने सारे खुद से, और फिर जाके हमें OMR शीट में भरना है। जैसे फर्स्ट का D आ रहा ना, मान लीजिए हमारी आंसर शीट यहाँ बनी रहेगी, मिलेगी हमको उत्तर पत्रिका, तो हमें उसका 4 नंबर का जो सर्किल है ना उसको पूरा फिल कर देना है अच्छे से, ऐसे। ये कहलाता है OMR शीट भरना, ठीक। ऐसे भरना है पूरा अच्छे से बढ़िया ढंग से। अब हम आते हैं आकृति नंबर 2 पर। देखिए क्या बना हुआ है हमारे सामने, 1 2 3 4 लाइन से वर्ग बना हुआ है ना। और यहाँ आते हैं तो 1 2 3 4 लाइन यहाँ भी हैं और 1 2 3 4 लाइन यहाँ भी हैं, लेकिन इस वाली आकृति में हमारे पास ये 3 लाइन है, यानी हमारा आंसर C हो जाएगा। तो हम C वाले गोले को भर देंगे। इसी तरह थर्ड आकृति देख लेते हैं, 1 2 3 4 डॉट, 1 2 3 यानी कि जितनी बाहर है उससे अंदर एक कम है। यहाँ भी 1 2 3 और बाहर है 3, अंदर है 2।
यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4 ये तो बराबर बराबर है भाई, और इसमें 1 2 1 है ना, तो बाहर 2 है अंदर 1, यानी कि ये आकृति जो है वो क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, क्योंकि इसमें 4 अंदर है 4 बाहर है, सभी जगह एक कम दी हुई है ना। अब देख लेते हैं आकृति नंबर 4, वाई जेड ए बी ई एफ। देखिए वाई के बाद जेड आता है, एक्स वाई है ना, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ए के बाद बी आता है ना, ए वाई के बाद जेड, ए के बाद बी, ई के बाद एफ, लेकिन सी के बाद डी आना चाहिए, यहाँ एक्स आ गया है ना, ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह हमको बाकी की आकृतियाँ भी फटाफट अपने पहले गोले लगा लेना है, फिर उठा के हमें OMR शीट को भर देना है। देखते हैं सेकंड भाग, पार्ट नंबर 2। क्या करना है, सबसे पहले हमें निर्देश को बहुत अच्छे से पढ़ना है। प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर समस्या आकृति दी गई है, ये बाईं ओर है, लेफ्ट हैंड साइड ये वाला है ना, ये तो नंबर है 5। दाईं ओर ABCD 4 चिन्ह उत्तर हैं, A B C and D 4 चिन्ह है ना, 4 ऑप्शन है हमारे पास। ये हमें क्या करना है, उत्तर आकृति से समस्या आकृति के समरूप, समरूप यानी सेम टू सेम है ना, उत्तर दर्शाने के लिए OMR शीट में भरना है। मतलब हमें कौन सी वाली आकृति करना है, हमको करना है सेम ढूंढने वाली आकृति। अब देख सकते हैं बहुत अच्छे से, सबसे पहले तो हमें प्लस बना है, इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है, इसमें भी है प्लस और इसमें भी है प्लस, ये तो हमें सब में सेम मिल गया। अब हमें क्या देखना है भाई, अब हमको देखना है इसकी ये वाला चीज़ है ना, ई बना हुआ है, तो इसमें तो ये नहीं है, इसमें ये उल्टा है और इसमें भी ये नहीं है, ये देखिए ये वाली सेम है ना, बिल्कुल वैसी ही बन रही है जैसी हमारी प्रश्न में बन रही है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह हमें बना के बच्चे अच्छे से देख लेना है अपनी आकृतियों को। ये तो खैर मिस्टेक बच्चे नहीं करते हैं, ज़्यादातर देख ही लेते हैं। देखिए जैसे इसका ये भाग नहीं भरा है तो ये नहीं आएगी, इसका भी ये भाग खाली है, ये भी नहीं आएगी। अच्छा इसका देखिए ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला देखिए खाली है ना, भरा नहीं है ये वाला हिस्सा, और इसका ये हिस्सा भरा है ना, तो ये अलग हो गई। अब बची हमारे पास 2, ये और ये, तो इसमें ये वाला हिस्सा भरा है, इसका ये खाली है, इसका भरा है, इसका भरा है ना। अब इसमें ये देखिए 2 लाइन है, ये वाली चीज़ देखिए आप 2 लाइन है ना, और इसमें 1 लाइन है ये वाली है ना, तो हमारा आंसर कौन सा होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। इसको देखना हमें, ये वाली लाइन यहाँ है ना 2, और यहाँ तो सिर्फ 1 बनी ना ये, इस कारण से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छे से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगी आपको, और बहुत ही अच्छे से समझाऊंगी बच्चे। अगर आपको आकृतियाँ अभी भी नहीं आती हैं तो भी आप अच्छे से सीख सकते हैं इस वीडियो को देख के। ये तो हमें सेम दिख रही है भाई, कौन सी है, ये देखिए नीचे की साइड बनी हुई है, ये साइड में बनी हुई है, ये देखिए ऊपर का हिस्सा चाहिए ना हमें, ये हमारा करेक्ट आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। प्लस देखिए ये 2 देखिए आप एरो बने हुए हैं, ध्यान दीजिए, तो यहाँ डॉट और एरो है यानी कि ये नहीं आएगी, यहाँ भी डॉट और एरो है, ये भी नहीं आएगी, यहाँ भी डॉट और एरो है, ये भी नहीं आएगी। हमें इसी से पता चल गया, क्योंकि हमें यहाँ दोनों डॉट चाहिए है, ये दोनों डॉट है, और ये दोनों एरो चाहिए, तो ये दोनों एरो हैं है ना। ये भरा चाहिए, तो ये देखिए ये बना हुआ है ना, ये इस तरह से सेम चाहिए होती है। बच्चे जल्दबाजी में लगाते हैं ना आप लोग, तो पता नहीं कैसे रॉन्ग कर देते हैं, बहुत रॉन्ग करते हैं, मैंने देखा है। तो प्लीज़ आप पहले ये हटा दीजिए कि ये चीज़ नहीं आएगी, ये अलग करना सबसे अच्छा होता है कि हमने देखा हमें दोनों एरो चाहिए, दोनों डॉट चाहिए, ये नहीं आ रहे हैं, ये भी नहीं हो रहा है और ये भी नहीं हो रहा है। चल गया ना पता हमको। चलिए देखते हैं भाग 3। ये देखिए पार्ट 3, इसमें भी 4 आकृतियाँ आपको देखने को मिलेंगी। 9 से 12 समस्या आकृति दी गई हैं, एक भाग लुप्त है ना। हमको क्या करना है, 4 आकृतियों में से उस भाग का पता लगाना है
जो बिना दिशा परिवर्तन के आकृति के पैटर्न को पूरा कर दे। हमको पैटर्न पूरा करना है। इसके लिए भाई आपको अच्छी सी बढ़िया पेंसिल ज़रूर अपने पास रखना चाहिए, जिससे कि आप ऐसे बना सकें। मैं भी अपना पेन थोड़ा सा पतला कर ले रही हूँ। देखिए, सबसे पहले ये आपको पूरा करना है। गोले में देखिए, आप चारों गोले में लाइन खींची हुई है। ये देखिए, चारों कॉर्नर में मतलब लाइन है, तो आपको भी चारों कॉर्नर में ऐसे लाइन चाहिए है सबसे पहले, है ना। देखिए, इसमें 2 कॉर्नर में लाइन है, ये नहीं आएगी। बाकी तो सब में 4 कॉर्नर में लाइन है। अच्छा देखिए, गोले कितने बने हैं? 1 2 3 4, 2 3 4, 4 गोले बने हैं। इसमें 5 गोले बने, यानी ये भी नहीं आएगा, है ना। अब बचे ये हमारे 4। तो आप ये देखिए, ये वाला जो स्पेस है कम है ना, और इसमें जो है स्पेस हमको थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, ये वाली चीज़, ठीक है ना। आप बढ़िया से देख लीजिए, ध्यान से देखिए, आपको पता चल जाएगा कि चारों कोनों में जो है ना, ये वाला जो गैप है थोड़ा सा कम है और इसके जो स्पेस है ये ज़्यादा है। तो हमारा आंसर नंबर 4 एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये वाला स्पेस देखिए आप, ये चीज़ देखिए, ये छोटी सी है ना, ये कम है, छोटा सा ट्रायंगल बना, ये बड़े है ज़्यादा, तो हमारा आंसर ये करेक्ट आ रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट हो जाएगा। नंबर 10 की आकृति देख लेते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको, लेकिन इसका सही तरीके यही कि आप इसको बना लीजिए। देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए, भी बना हुआ है, यानी कि हमारा आधा यहाँ भी बन जाएगा, है ना। इसके बाद देखिए, फिर नीचे मुड़ा है, यानी कि ये फिर नीचे मुड़ेगा, ऐसे मुड़ेगा ना। अभी ये देखिए, यहाँ पे पकड़िए, ये देखिए, ये डिब्बा बना हुआ है, यहाँ तक लाइन बनी हुई है ना हमारी, ये आधी, तो आधा और बनेगा ये, फिर ये अंदर साइड मुड़ेगा। अब ये फिर ऐसा बना है ना, तो ये फिर ऐसा बन के ऐसा मिल जाएगा। अब इतने से ही आपको पता चल रही है तो अच्छी बात है, और नहीं चल रही है तो थोड़ा और बना लेते हैं। क्या बनानी है? ये 2 लाइन और बननी है अभी हमारी। तो एक लाइन यहाँ से बनने वाली है ऐसे, और एक लाइन यहाँ से बनने वाली है ऐसे। अब आप इसको देख लीजिए, कौन सी आपको लग रही। देखिए, इसकी तो लाइन पूरी नहीं बनी, यानी कि ये नहीं आएगी। इसकी लाइन भी पूरी नहीं बनी, यानी ये भी नहीं आएगी। बची ये दोनों। अभी ये वाला देखिए, आपको यहाँ पार्ट जोड़ना है, और ये वाला कहाँ जुड़ रहा है? यहाँ जुड़ रहा है, आधा दूसरे कोने में जा रहा है, जा रहा ना। और ये वाली चीज़ आप देखिए, 1 2 मोड़ है ना, इसका भी मोड़ बराबर है, लेकिन ये वाली चीज़ जो है इसकी, ये लाइन देखिए आप, ये इस साइड पहुंच रही है, यानी कि यहाँ पहुंच जाएगी ये इस वाली दीवार में। जब ऐसा होगा ना तो ये इस दीवार में पहुंच जाएगी, जबकि ये दोनों इस वाली दीवार पे चाहिए हमें, इस वाली लाइन पे, है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप बढ़िया तरीके से कर लेते हैं एकदम। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, है ना। पूरा कीजिए बच्चे, आप पेंसिल से इसको पूरा बनाइए, तब आप इसको कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे गोला चाहिए, है ना। तो ये देखिए, इसमें डॉट बन रही है, तो ये तो हमारा अलग हो गया सबसे पहली बात, ठीक है। अब देखिए, ये यहाँ से लाइन खींची हुई है, ये खींची ना, और ये लाइन कहाँ जा रही है? अब यहाँ भी जुड़ रही है ये लाइन ऐसे। तो आप इतने से ही पता लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? अभी तो नहीं आ सकता है बच्चे। देखिए, इसमें ये भी से बन रहा है ना, और इसमें ये बन रहा है हमारा ये, और ये इसमें बन रहा है, एंड इसमें भी बन रहा है। 2 में तो बन रहा है और दोनों में गोला भी है, तो अभी हम पता नहीं लगा सकते, ये नहीं आएगा। ठीक, अब देखते हैं। ये देखिए, एक यहाँ से ऐसी टाइप की आकृति बनी हुई है, यानी कि एम टाइप का बना हुआ है। आप देख सकते हैं अच्छे से, यही हमको बनाना पड़ेगा। ये लाइन हमारी ऐसी जाएगी, एंड ये ऐसा होगा, एंड ये वाला ऐसा जुड़ जाएगा। देखिए, आप पूरी हो गई ना हमारी आकृति। अब कौन सा आने वाला है हमें दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ इसमें आ नहीं रही है ना। ये वाली चीज़ कहाँ है? ये देखिए, ये वाली जो लाइन है ना, ये तिरछी होनी है ना, ये थोड़ी सी, और इसमें एकदम फ्लैट बनी हुई है सीधी, है ना। तो ये नहीं आएगी। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा?
ये बहुत अच्छे से बच्चे देखिए, आप जल्दबाजी में बच्चे कुछ भी लगा देते हैं, सी लगा देंगे, कहो ए लगा देंगे, है ना। तो आपको ये नहीं आ रही तो नहीं, ये पहले निकाल देना है। देखिए इसका ये थोड़ा सा सर्किल टाइप का है ना, ये तिरछी है ये वाली लाइन, है ना, और इसमें एकदम फ्लैट बन रही है, देखिए, है ना। तो ये नहीं आएगी, हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा, ए वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आप पेंसिल से बच्चे बनाइए तो आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। ये आकृतियाँ बच्चे बहुत गलत करते हैं, क्योंकि देखते हैं आकृति नंबर 12 आधा बना हुआ है, आधा हमको ये और बनाना है। सबसे पहले ऐसा और ऐसे, यानी कि यहाँ भी बना, यहाँ भी बना, यहाँ भी है और यहाँ भी है। इससे हमें नहीं मिल रही है आकृति। अब हमको एक लाइन खींचना है। अभी ये देखिए नीचे वाले में, मतलब इस लाइन पे हमको क्या बना है, एक ऐसी लाइन खींची हुई है ये। अब इस पे एक खड़ी भी लाइन हमारी खींची हुई है ऐसे, है ना, और इसके ऊपर भी एक छोटी लाइन खींची हुई है जिस पे 2 पत्तियां बनी हैं यहाँ, है ना। ऊपर वाले पे 2 पत्तियां चाहिए, इसमें ऊपर वाले पे 3 पत्तियां हैं, यानी ये नहीं आएगी। इसके ऊपर वाले पे 1 पत्ती है, यानी ये भी नहीं आएगी। इसके ऊपर वाले पे 2 है, इसके ऊपर वाले पे 2 है। अभी नीचे देखते हैं, देखिए नीचे भी ये क्या बनी हुई, छोटी सी लीफ टाइप की बनी हुई है बच्चे, है ना, और इसमें क्या बन रहा है, गोला बन रहा है, सर्किल। तो ये नहीं आएगी, हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह बेटा अपन को निकालना है एकदम करेक्ट आकृतियाँ। हमें आकृतियाँ बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए हमारी। बहुत सतर्कता से हमें सारी की सारी आकृतियाँ अपनी करके आना है। हम आ गए हैं भाग 4 पे। प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाईं ओर 3 समस्या आकृतियां हैं। चौथी आकृति के लिए स्थान खाली छोड़ा है। ये कौन सी आकृति है हमारी, श्रेणी वाली। इसमें बच्चे ज़्यादातर अनुपात कर देते हैं, आपको अनुपात नहीं करना है, इसमें श्रृंखला पूरी करना है आपको। मतलब पहली का जो दूसरी से संबंध, दूसरी का तीसरी है, तीसरी से चौथी। देखिए हम देखते हैं इसको ध्यान से। सबसे पहले हमारी आ रही है, ये देखिए हमारा गोला यहाँ है। अब ये गोला इस वाली में यहाँ आ गया है और इसमें यहाँ आ गया है। मतलब पहले 12 पे है, फिर 9 पे आया, अब 6 पे आया, तो अब हमारा गोला कहाँ जाना चाहिए, 3 पे, यानी कि यहाँ। ठीक है ना। इसमें गोला यहाँ बना, यानी ये नहीं आएगी। इसमें करेक्ट है। ये वाली तो आकृति ही हमारी नीचे कर दी गई है। गोला 9 पे ही है, ठीक है, करेक्ट है ना। अभी ये देखिए हाफ जो चांद टाइप का ये बना हुआ है, ये कहाँ है भाई, 9 और 6 के बीच में है। अभी ये सेकंड पार्ट में आ गया, 6 और 3 के बीच में। अभी ये चौथे पार्ट में गया, 3 और 12 के बीच में गया ना। अब हमारा कहाँ आना चाहिए, 12 और 9 के बीच में, यानी कि यहाँ आना चाहिए हमारा, है ना। और ये किस में है भाई, 4th वाले में है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4th करेक्ट हो जाएगा एकदम। इस तरीके से हमको आकृतियों को सही करना है बेटा। आप ध्यान से समझिए हमारी आकृतियाँ, बिल्कुल आप भी आसानी से सही कर पाएंगे। चलिए देख लेते हैं आकृति नंबर 14। एक डिब्बे में दोनों मतलब 4 पार्ट्स किए हुए हैं, चारों पार्ट्स में से 2 पार्ट्स भरे हुए हैं, है ना। अभी आप सेकंड पे जब गए तो ये वाला पार्ट्स यहाँ आ गया और ये वाला यहाँ आ गया। जो खाली थे वो भर गए और जो भरे थे वो खाली हो गए हैं। अब इस वाले में ये पार्ट्स फिर वही वाला घूम गया, ये ऊपर और ये नीचे, यानी कि अब हमारे जो पार्ट घूमेंगे वो कैसे हो जाएंगे, फिर से घूम के ये वाला पार्ट यहाँ भर जाएगा एंड ये वाला पार्ट यहाँ भर जाएगा। यानी हमें ये 2 पार्ट भरे हुए चाहिए, है ना। तो फर्स्ट वाली आकृति तो आएगी नहीं एंड सेकंड आ सकती है, थर्ड नहीं आएगी क्योंकि इसके ये पार्ट भरे हैं और हमें ये पार्ट भरे चाहिए, है ना, ये दोनों। तो ये भी नहीं आएगी। हमारी बची बी एंड सी। अब हम क्या देखेंगे कि ये जो आकृति है, देखिए गोला आपका यहाँ पहुँच गया है, फिर यहाँ आ गया, तो अब हमारा गोला कहाँ होना चाहिए बच्चे, यहाँ होना चाहिए, ठीक है ना। और गोला, ये वाला गोला कहाँ है हमारा, बी में है,
यानी हमारी बी आकृति सही आ जाएगी। ज़्यादा तो मेहनत करनी नहीं पड़ी, हमें फटाक से आ गई ना। थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, आपकी आकृति करेक्ट हो जाएंगी। चलिए देखते हैं आकृति नंबर 15। सबसे पहले गोला कहाँ है भाई? 12 पे। 12 के बाद कहाँ चला गया? ये देखिए 12 से राइट साइड घुमा है 45 डिग्री, फिर ये 3 पे आ गया 45 डिग्री घूम के। अभी यानी कि हमारा 45 डिग्री घूम के कहाँ आना चाहिए? यहाँ पे। और ये किस में आ रहा है? बी में आ रहा है, करेक्ट है। तो 15 की क्या आ जाएगी? बी। ये तो हमें बहुत ही जल्दी पता चल गई है ना। देखते हैं आकृति नंबर 16। एक एरो बना हुआ है जो बिल्कुल 12 पे है। इसके बाद एरो आया है 9 पे, अब एरो आया है 6 पे। तो अब हमारा एरो जाना चाहिए 3 पे, और 3 पे है ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं पार्ट 5 वाले पे आ गए हम। प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 समस्या आकृतियों के सेट हैं भाई, यानी कि अनुपात वाली आकृति। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है। प्रथम सेट की 2 समस्या आकृतियों में एक निश्चित संबंध है। यही संबंध हमें दूसरे का तीसरे का और तीसरे के चौथी से, जो पहले का दूसरे से है वही तीसरे का चौथे से हमें ढूंढना। हम पहले भी ये प्रैक्टिस कर चुके हैं, हमें आइडिया है कि हमें क्या करना। इस पे यहाँ अनुपात लगाते हैं भाई, लगा नहीं है लेकिन यहाँ पे अनुपात वाली है, ये लगा हुआ होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं क्या बना है। ये जो ब्लैक हिस्सा है ये बस यहाँ पे दिया गया है ना, तो जो हमारा ब्लैक हिस्सा है वो यहाँ चला जाएगा, यानी कि एक ट्रायंगल यहाँ पे आना चाहिए, वो भी भरा हुआ है ना। ये बस हिस्सा दिया गया है और वो भरा हुआ नहीं है भाई, ध्यान देना है। देखिए मिस्टेक हो जाएगी ना अभी। देखिए 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 क्या कर दिया है, जो ये हिस्सा लिया है ना ये देखिए खाली है, भरा नहीं है। तो जो हमारा ट्रायंगल होगा वो कैसा होगा? खाली होगा। अभी जो एरो कहाँ बना है 6 पे, वो चला गया है 3 पे। तो हमारा एरो है 9 पे, है ना। 6 से तो ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है, तो हमारा भी ऐसे घूमेगा। तो कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट होने वाला है। देख लेते हैं आकृति नंबर 18 क्या होने वाली है जल्दी से। देखिए हमारे पास कितना डिब्बा बना हुआ है? एक बड़ा सा डिब्बा बना हुआ है, और इसको कितने पार्ट्स में कर दिया है? 1 के 3 हो गए, 1 2 3। तो हमारे 3 ट्रायंगल बने हुए हैं, तो 3 खाली ट्रायंगल, ये खाली भी हो गए हैं डिब्बे। तो वही हमारा भी हो जाएगा सेम चीज़, ये खाली 3 डिब्बे हैं तो 3 खाली ट्रायंगल हो जाएंगे, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं 19 आकृति। देखिए एक सर्किल बना हुआ है जो 2 भागों में बट गया है, और दोनों भाग सर्किल के कैसे हो गए हैं? आधा इस साइड आधा इस साइड, है ना। ये बना हुआ है देखिए आप। तो वही सेम हमारा हो जाएगा। हमारा जो बॉक्स है ना ये बना हुआ है देखिए, तो हम आधा इसको ऐसा कर देंगे और आधा ऐसे हो जाएगा। कौन सी आकृति बनने वाली है? बी वाली एकदम करेक्ट हो जाएगी आकृति हमारी। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट 20 नंबर की। आप ध्यान से देखिए बिल्कुल जल्दी से, आपको भी समझ में आ जाती है। हमारे बच्चे तो आकृति में बहुत एक्सपर्ट है। हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी पूरी 40 की 40 सही होती हैं। देखिए एक लाइन खींची थी तो हमारी कितनी लाइन हो गई हैं? 2। तो हमारी एक लाइन है वो भी थोड़ा सा आना 45 डिग्री घूम के हुई है, तो ये सीधी है। अभी ये यहाँ से ऐसे घूमी है ना, ये देखिए ऐसे आ गई ना, तो हमारी ऐसी है, तो ये हमारी किस साइड घूमेगी? ऐसे घूमेगी, है ना, यहाँ। तो हमारी लाइन यहाँ खिंच जाएगी, ठीक है ना। और 2 ये क्या कहना चाहिए, हाफ पे ब्रेड टाइप के बने हैं ना, तो एक लाइन खींची है, तो हमारे 2 है तो हमारी भी एक लाइन खींचेगी। एंड ये वाली जो लाइन थी वो 1 थी तो ये 2 हो गई हैं, तो हमें भी यहाँ पे
2 हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमें करेक्ट दिखाई दे रहा है। चलते हैं पार्ट 6 पर। आ गए हम पार्ट 6 पर। 21 से 24 में समस्या आकृति के रूप में ज्यामितीय आकृतियां, त्रिभुज, वर्ग और वृत्त दिया हुआ है। हमको इसको पूरा करना है। हमें पता है ज्यामितीय आकृतियां कैसे पूरी की जाती हैं, हम देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले ये बॉक्स को हमें ऐसे पूरा कर देना है अपनी पेंसिल से। अब हम देख लेते हैं इसमें कौन सी आकृति आपको सही जा रही है। तो ये तो बहुत पतला है एंड इसमें ये वाली चीज़ भी नहीं है। ये झुकाव हमें देखना है, ये वाला देखिए आप, इसमें ही आ रहा है बच्चे फर्स्ट में, है ना। इसमें तो ये चीज़ चौड़ी हो रही है एंड ये भी एकदम सपाट है ना। और इसमें ये कॉर्नर बन रहा है, तो ये तो आएगी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं। हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट फिट हो जाएगा उसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं 22 वाली। इसको भी हम क्या कर लेते हैं, ऐसा बना लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। तो ये देखिए ये थोड़ा सा कटा हुआ है, ये भी कटा है एंड ये भी कटा है, यानी कि हमारा ये ट्रायंगल ही चाहिए ना हमें, इतना फिट हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। देखते हैं आकृति नंबर 23। ये अगर हम इसको ऐसे भर देते हैं तो ये तो इसमें है नहीं, हमें ऐसा तो चाहिए है ना, तो ये नहीं आएगी, इसमें भी नहीं है एंड ये जगह बहुत ही कम है और ये बहुत ही चौड़ी है, तो ये भी नहीं आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका भी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 24 नंबर की आकृति पे। देखिए, जिन बच्चों को नहीं आती है वो कृपया करके ध्यान दें, बहुत अच्छे से सीखें हमें कैसे इसको ऐसे पूरा करना पड़ता है। देखिए ऐसे आप देख लीजिए, आप यहाँ पे आपका क्या है, थोड़ा सा ये हमारा भी गड़बड़ बना हुआ है, आप बिल्कुल अच्छे से बनाइए सटीकता से, ऐसे है ना। तो ये बीच में भी शेप है, इसमें भी है, इसका तो उठा हुआ है ये, तो हमें तो ऐसा गहरा वाला चाहिए ना फिल करने के लिए, तो ये तो आएगा नहीं एंड ये वाली बहुत चौड़ी लग रही है, ये वाला, ये शेप हमारे पास यहाँ है नहीं कुछ ऐसा वाला भरने के लिए, तो ये भी नहीं आएगी। तो नहीं के लिए हम क्रॉस लगा देते हैं इसको। अब बचा हमारा ऑप्शन नंबर बी एंड सी। बच्चों आपको बिल्कुल ऐसे ही आराम आराम से करना है आकृति को। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वाली चीज़ जो देखिए आप, ये जा रही है, ये भी आ रही है, लेकिन ये चीज़ जो है बहुत ऊपर तक जा रही है ना, तो ये नहीं होना है एंड हमारी जो ये चीज़ है थोड़ा सा बड़ा चाहिए है हमको, ये बहुत छोटा भी हो रहा है, ये वाली चौड़ाई है ना, ये चौड़ाई हमारी जाता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, सी नहीं हो पाएगा, है ना। चलिए देखते हैं पार्ट नंबर 7। ये तो बिना निर्देश के ही हम बता सकते हैं, आप भी बता सकते हो कौन सी वाली आकृति है भाई, दर्पण प्रतिबिंब है ना। एक्स वाई पे जो दर्पण है, सही दर्पण प्रतिबिंब हमको देखना है। प्रतिबिंब मतलब होता है छाया, है ना। तो ये देखिए हमारा एक्स वाई क्या रखा हुआ है, दर्पण। हमें दर्पण में पता है कि यहाँ की चीज़ पहले दिखती है और इस साइड वाली चीज़ पीछे दिखती है, लेकिन ये देखिए यहाँ लाइन है और इस वाले में खाली है, तो हमारा ये वाला डिब्बा खाली होना चाहिए। इस डिब्बे में लाइन है, पहले हमारा ये वाला बॉक्स दिखेगा बच्चे और ये वाला बॉक्स, है ना। ये वाला जो एरिया है ना ये पीछे दिखेगा हमको दर्पण में, ये ध्यान रखना पड़ता है हमको दर्पण प्रतिबिंब की आकृति करते समय। तो हमारा ऊपर का बॉक्स जो है देखिए, इसमें लाइन है, इसमें भी लाइन है, इसमें भी लाइन है, ये खाली है, यानी हमारा आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि हमें ये वाला बॉक्स खाली चाहिए है और ये वाला बॉक्स देखो आप खाली है। इतने से तो आकृतियाँ पता चल जाती हैं। आप बस दिमाग आप में होना चाहिए, सही सटीक देखने की क्षमता अगर आप में है
तो आप फटाफट कर सकते हो बच्चे। अब देखिए अगर ये वाली आकृति हम बनाते हैं तो 3 आँख है तो 3 ही आँख बनना चाहिए ना। एंड इस साइड 2 लाइन है हमारी, देखिए। तो जब हम यहाँ बनाएंगे ना तो यहाँ हमारी एक छोटी और एक बड़ी इस तरह 2 लाइन बनेंगी। और इसमें ये देखिए पहले एक लाइन बन रही, यानी ये नहीं आ सकती हमारी आकृति। इसमें देखिए हमारी दोनों लाइन नीचे साइड है, गले साइड एक लाइन है तो हमें पहले नीचे वाली लाइन चाहिए। इसके गले में एक लाइन आ गई, यानी कि ये भी नहीं आएगी। इसके भी गले में लाइन आ गई, ये भी नहीं आएगी। हमारा सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा ना, क्योंकि ये लाइन हमारी पहले दिखेंगी तो ये पहले दिख रही है और ये पीछे दिखेगी तो ये पीछे दिख रही है। ये चीज़ हमें ऐसे निकालना पड़ती है बच्चों आकृति। अगर आप सटीकता से निकालेंगे तो एकदम करेक्ट मिलती हैं। 27 वाली देख लेते हैं। देखिए पहले ये वाला एरिया दिखेगा, है ना, पहले ये वाला एरिया, यानी कि एरो हमें यहाँ दिखना चाहिए। ऐसे एरो जो है ऐसे जाएगा, ठीक है ना। और इसमें तो एरो हमारा वैसे नहीं हो रहा है, उल्टा हो रहा है, एरो यहाँ जा रहा है, यानी कि ये वाली आकृति हमारी नहीं आएगी। इसमें भी एरो गलत जा रहा है। ये दोनों हो सकती हैं, इनमें एरो के जो क्या कहना चाहिए साइड है ना, डायरेक्शन जो एरो का है वो सही आ रहा है क्योंकि एरो पहले आएगा। अब देखिए ये खुला हिस्सा पहले आना चाहिए, है ना, ये खुला हिस्सा पहले आएगा। ये दो तो हमारी अलग हो गई थी ना एरो के कारण, है ना। अभी ये खुला हिस्सा पहले आएगा। अभी हमारा ये ऊपर से जुड़ा है तो ऊपर से ही जुड़ेगा, इसमें ही ऊपर वाला खुला है ना, तो ये नहीं आएगी डी। हमारी कौन सी बच गई? आंसर हमें अपना खुद ब खुद मिल गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ये ऊपर से जुड़ा ना बच्चे तो ये यहीं से जुड़ेगा, इसमें तो पीछे जुड़ना ना, ये आगे जुड़ना ना तो पहले जुड़ेगा, है ना। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आकृति नंबर 28। अरे वाह, ऊन का मतलब हुआ है हिंदी में, है ना, पढ़े हैं ना हमने आनाराम के। तो ये क्या होता है? ऊन का होता है। तो अभी ये वाली जो चीज़ है ना वो हमें दर्पण में ऐसे पहले दिखेगी ना, और ये वाली लाइन तो ऊपर ही दिखेगी, सब में दिख रही है। एंड ये उल्लू जो है ये तो सीधा बना हुआ है, दर्पण है ही नहीं, क्योंकि हमें पहले ये वाली चीज़ दिखेगी यहाँ, तो ये नहीं आ सकता है। ये तो लाइन ही इनने नीचे से क्या कर दी है, ऊपर से नीचे जल प्रतिबिंब बच्चे, ये भी नहीं आएगी। और इसकी लाइन भी ऊपर से थी तो लाइन तो ऊपर ही बनेगी, इसमें नीचे कर दी है तो ये भी नहीं आएगा। हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरह देखिए हमें कोई दर्पण नहीं बनाना, कोई दर्पण नहीं रखना पड़ रहा, बस अगर हम अपना दिमाग सही तरीके से लगाते जाते हैं तो बिल्कुल आसानी से हमें आकृतियाँ मिल जाती हैं। अभी हम देखने वाले हैं भाग 8, है ना। कौन सी आकृतियाँ हैं? निर्देश पढ़ना है हमको। 29 से 32 तक कौन सी है? एक टुकड़े को तह करके, कागज के टुकड़े को तह मतलब की घड़ी करके पंच किया गया, यानी कि छेद किए गए हैं, है ना। तो वही हमको कागज के टुकड़े वाली आकृतियों को करना है, तह खोलना है कि कैसे दिख रही है ना। देखिए सबसे पहले ये नीचे एरो बना हुआ है, यानी इस कागज को हमने ऐसे करके, इतना बड़ा था तो इसको एक सिंगल फोल्ड कर दिया, ऐसे आधा बचा। अब आधे को फिर ये वाला यहाँ से इस साइड मोड़ दिया तो ये फिर कितना बचा? आधे का भी आधा, इतना बचा। अब इसमें देखिए एक कट ये लगाया गया है। जब ये एक कट खुलेगा ना बच्चे, यहाँ वाला ये कट खुलेगा तो ये कट यहाँ यहाँ यहाँ, मतलब कि ये कट हमारा छोटा छोटा करके यहाँ वाला जो कट है 4 जगह जाएगा, है ना। और जब यहाँ 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 और यहाँ, और जब ये 4 जगह जाएगा तो बीच में क्या बन जाएगा? हमारा सर्किल बन जाएगा बेटे। आप ध्यान दीजिए अच्छे से, क्या बन जाएगा? सर्किल बन जाएगा। यानी कि या तो हमारी ये आकृति आ सकती है या ये आ सकती है, ये कभी नहीं आएगी, ये भी नहीं आएगी, क्योंकि हमें बीच में क्या चाहिए? सर्किल। ठीक है ना। अब देखते हैं, देखिए एक ये वाला काट देखिए, आप यहाँ कटा है बच्चे, तो जब ये खुलेगा ना, ये वाला इस साइड खुलेगा तो ये यहाँ भी कटेगा,
कटेगा ना। और जो ये काट है, ये वाला काट, ये यहाँ भी कटेगा, यहाँ भी कटेगा, यहाँ भी कटेगा, और ये वाला ऊपर कटेगा यहाँ और यहाँ, ऐसे कट जाएगा ना। ये चारों साइड से कटेगा। अच्छा, आप यहाँ देखिए बीच में कोई काम नहीं हो रहा, यानी कि ये बीच वाला तो कटेगा नहीं, किसी हाल में नहीं कटेगा ना। जबकि हमारी ये वाली आकृति जो है वो सही होगी, क्योंकि हमारे यहाँ कट रहा तो यहाँ भी कट रहा, यहाँ कट रहा तो यहाँ भी कट रहा, यहाँ कट रहा तो यहाँ भी कटेगा, और यहाँ कट आएगा तो यहाँ भी आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए ये आप देख सकते हैं 8 कट लग जाएंगे इसमें, है ना। आप ध्यान से देखिए, अच्छे से सोचिए, समझिए, तो कितने कट लग जाएंगे इसमें। ये यहाँ तो फिर यहाँ भी, और ये यहाँ खुलेगा तो यहाँ भी, और ये यहाँ खुलेगा तो यहाँ भी। कितने कट हो गए? 4 हो गए ना। देखिए 1 2 3 4। अभी ये वाला यहाँ है तो ये यहाँ भी बनेगा, और यहाँ है, जब यहाँ खुलेगा तो यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा, तो 4 ये होगा। इस तरह 8 कट हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 कट हो गए, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस तरह कटिंग वाली आकृति को आप आसानी से करने के लिए उसके कट वगैरह पे अच्छे से ध्यान दीजिए बेटा, है ना। फिर आपकी ये चीज़ें कभी भी गलत नहीं होंगी। ये भी नहीं आएगी। अब हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं आकृति नंबर 30 वाली क्या होने वाली है। फिर वही सेम चीज़ है, पहले इसको आधा मोड़ा है, फिर आधे को आधा और मोड़ दिया है, यानी कि ये सिर्फ चौथाई रह गया। अब चौथाई में जब यहाँ उनने काला किया है तो मतलब ये यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। ऐसे बच्चे तिरछा है तो ये बीच में ईट शेप टाइप का बनेगा आपका, है ना। और किस में बन रहा है? ये फर्स्ट टाइम में बन रहा है भाई। ऊपर तो काम, यहाँ कुछ काम हो नहीं रहा तो यहाँ होगा नहीं ये वाला काम। क्यों होगा? यहाँ भी कुछ नहीं हो रहा, यानी कि ये वाला काम भी नहीं होगा, और यहाँ भी कुछ नहीं हो रहा, यानी कि ये काम भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट होगा, क्योंकि जो हमारा काम हो रहा है ना वो कहाँ हो रहा है? बीच में हो रहा है ना। और जब बीच में होगा तो चारों साइड होगा ऐसा ऐसा, और हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आकृति नंबर 31 क्या होने वाली है। ये देखिए इसका ट्रायंगल शेप में काटा हुआ है और ट्रायंगल को और चौथाई किया हुआ है। चौथाई के बाद इस ट्रायंगल में ये थोड़ा सा कट लगाया है। बच्चे जब इसको खोलेंगे तो ये कट यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, है ना। और जब यहाँ खोलेंगे तो यही कट हमारा यहाँ भी पहुँच जाएगा ऐसे, तो यानी कि हमारा एक टिप्पा टाइप का बन जाएगा, है ना। चौको डिब्बा बनने वाला है। उसके बाद हमारा क्या होगा? ये डॉट यहाँ है, जब खुलेगा तो ये डॉट यहाँ भी बनेगा, है ना। और जब ये पार्ट खुलेगा ना, ये वाला पार्ट, तो ये डॉट यहाँ भी बनेगा और यहाँ भी बनेगा। आप चाहें तो करके भी देख सकते हैं इसको, है ना। तो हमें ऑप्शन नंबर, ये हमारा ऊपर तो कुछ हो नहीं रहा ना यहाँ, तो ये आने वाली नहीं है। हमारे 4 गोले बनना है तो 2 गोले वाली भी आने वाली नहीं है। हमारे सेंटर में कोई गोला नहीं बन रहा तो ये भी आने वाली नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो जाएगा एकदम, ठीक है। भी आप देख सकते हैं 32 नंबर की आकृति पे हम बढ़ जाते हैं। अब इसमें भी इसको हाफ, यहाँ ये देखिए एरो बना है ना, यानी हाफ किया है इस टाइप से, इतना किया है हाफ। इसको फिर नीचे एरो बनाया है, यानी कि इसको फिर हाफ किया है, और ये हमारा रह गया एक डिब्बा चौकोर, है ना। अब जब ये खुलेगा तो यहाँ 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 खुलेगा चारों साइड। अब इसमें 2 डिब्बे बने हैं तो ये 2 डिब्बे हमारे, एक यहाँ भी बनेगा और यहाँ भी बनेगा, है ना। और ये 2 डिब्बे हमारे यहाँ भी बनेंगे, और ये जब ये वाटर पार्ट खुलेगा तो 2 डिब्बे हमारे यहाँ भी बनेंगे इस टाइप से, यानी कि हमें 8 डिब्बे चाहिए, है ना। और वो भी ईट शेप वाले, चौकोर वाले। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें तो यहाँ डिब्बे नहीं बने हैं, इसके डिब्बे सीधे बने हुए हैं, जबकि हमारे डिब्बे
देखिए तिरछे बने हैं तो ये भी नहीं आएगा, और इसमें यहाँ डिब्बे नहीं है तो ये भी नहीं आएगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं पार्ट 9 पर। ये देखिए हम कौन सी वाली है, 33 से 36 में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी हुई है, दाईं ओर 4 उत्तर चिन्ह है। हमको क्या करना है, उस आकृति का चयन करें जिसमें समस्या आकृति में उपलब्ध कटआउट से बनाया गया है ना, हमें कटआउट को जोड़ना है। पजल वाली आकृति जिसे हम बिल्कुल अपनी नॉर्मल सी भाषा में कह सकते हैं ना। देखिए सबसे पहले एक हमको क्या चाहिए है, ये वर्ग चाहिए है ना। सबसे पहले हमको एक वर्ग आकृति चाहिए है। इसमें बन रहा है ये वर्ग, ये बन रहा है, इसमें तो नहीं बन रहा है, इसमें भी नहीं है एंड इसमें भी नहीं है। ये इसमें ही हमारा पूरा बनने वाला है, हमें समझ में आ गया है। देखिए हमारे 2 ट्रायंगल ये बन रहे हैं, एक यहाँ एंड हमारा वर्ग ये बन रहा है। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा 33 का। चलते हैं 34 की ओर। हमारे कितने कटआउट हैं, 1 2 3 एंड 4। 1 2 3 4 5, यानी कि ये नहीं आएगा। ये वाला एक शेप है, इसमें ये शेप 2 बने हुए हैं, यानी ये भी नहीं आएगा। इसमें एक देखिए हमको क्या दिया गया है, वर्ग दिया गया है। इस आकृति में कहीं भी वर्ग नहीं है, ये भी नहीं आएगा। इसमें देख लीजिए 1 2 3 4 कटआउट हैं, ये पहले नंबर वर्ग बन गया हमारा, 3rd नंबर वाला, एंड ये हमारा ट्रायंगल हो गया, एंड ये वाला शेप फर्स्ट वाला ये वाला हो गया, और ये वाला ये बन गया। देखिए आप ये वाला शेप, चारों शेप मिल रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप आराम से सही से देख देख के बिल्कुल बढ़िया से समझ सकते हैं बच्चे। हम आ गए हैं आकृति नंबर 35 पर, और बहुत ही जल्दी हमारी आकृति कंप्लीट होने वाली है। देख लेते हैं आकृति नंबर 35। 3 पार्ट्स इसमें है, 1 2 एंड 3। 1 2 एंड 3 पार्ट्स हमारे हैं। 1 2 एंड 3, 1 2 3 4, तो ये पहले 4 में निकल गया। 1 2 3 4 ये भी निकल गया, ये और ये बचा है ना। अभी हमको देखना है कि पार्ट्स हमारे कैसे हैं। सबसे पहले हमें एक बड़ा ट्रायंगल चाहिए, ये मिल गया। उसके बाद एक छोटा ट्रायंगल, ये मिल गया। ये भी ट्रायंगल ही बन रहा है, जबकि हमें ये ग्लास टाइप का ये तिरछा शेप चाहिए, यानी कि ये नहीं आएगा। अभी हमारा बच्चा ये वाला, ये हमारा बड़ा ट्रायंगल, ये हमारा छोटा ट्रायंगल, और ये वाली आकृति तिरछी वाली जो बनी है ये है ना, यानी कि ये वाला करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं आकृति 36 से। इसमें भी 3 कटआउट बने हुए हैं, 1 2 एंड 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4 5, यानी कि ये नहीं हो सकती। अभी हमको एक ट्रायंगल चाहिए है, जिसको जो कौन सा है, बिल्कुल देखिए ये समद्विबाहु टाइप का है, दोनों बाहें इसकी समान है बिल्कुल, है ना। दोनों साइड की जो भुजाएं हैं ना वो एकदम करेक्ट बनी हुई हैं, देखिए बराबर बराबर हैं। तो हमें ये देखना पड़ता है, ये जो ट्रायंगल है ये छोटा बना हुआ है, देखिए है ना। एंड ये वाला जो ट्रायंगल है ये देख लेते हैं हम, ये बराबर का बना हुआ है। ये वाला ट्रायंगल तो बहुत बड़ा बना हुआ है, तो ये भी नहीं आएगी। अब बची ये दोनों, हमको बहुत अच्छे से देखना है, ये वाली और फर्स्ट एंड सेकंड, है ना। तो देखिए ये वाली जो लाइन है और ये जो चतुर्भुज एक बना हुआ है वो इसमें नहीं बन रहा है बच्चे, ट्रायंगल ही बन रहा है। एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल एंड 3 ट्रायंगल, जबकि हमें एक चतुर्भुज चाहिए ये वाला। तो हमारी ये वाली में एक ट्रायंगल
और ये देखिए ये आपका चतुर्भुज बन रहा है एंड ये ट्रायंगल बन रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको। ये वाली लाइन देखिए इसमें बनेगी, ये लाइन बनेगी ना, ऐसे ऐसे ऐसे, इसमें ये चीज़ नहीं बन रही है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं भाग 10। संख्या 37 से 40 में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी हुई है। दाईं ओर हमें 4 उत्तर दिए हुए हैं, हमें क्या चुनना है। आकृति में से उस आकृति को चुनिए जिसमें समस्या आकृति छिपी हुई है। यानी कि हमें कौन सी आकृति ढूंढना है भाई, छिपी हुई आकृति ढूंढना है, जो कि सबसे टफ काम होता है बच्चों के लिए। इसको हमें बहुत ही सतर्कता से करना है, हमारी आकृति बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हमें एक खड़ी लाइन ढूंढना है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें भी है ना, सब में है ये खड़ी लाइन हमारी, ये हमें ध्यान देना है अच्छे से। इसके बाद हमको ये तिरछी लाइन चाहिए है। तो इसमें ये ऐसे तिरछी लाइन नहीं है, ये नीचे जा रही है, इसमें भी तिरछी लाइन नहीं है, इसमें भी नहीं है, हमारी तिरछी लाइन इसी बस में है ना। ये देखिए ये पूरा छिपी हुई है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए आप एक लाइन में आपको ये यूं यूं और यूं गई हुई है ना। तो इस वाली में तो हमें ये ऐसे जा रही है और ऐसे जाके ऐसे नहीं मिल रही है क्रॉस टाइप में, एंड इसमें भी ये नहीं है, इसमें भी ये नहीं है, इसमें ये दिख रही है हमको। ये देखिए आप ऐसे आ रही है और ऐसे भी जा रही है ना। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। समझ में आई ना बच्चों, कहाँ है दिख रही ना आपको, देखिए ऐसे जा रही ना ये, और ऐसे भी आ रही और ऐसे भी जा रही है ना। वो यही हो रहा था ना, ऐसे ऐसे है ना। बहुत अच्छे से देखिए आप ध्यान से, समझ में आपको आ जाएगा। नेक्स्ट 38 होने वाली है। सबसे पहले हम ये 2 लाइन देख लेते हैं। इसमें है ये और इसमें भी ये है ना, दोनों हैं। इसमें ये और ये नहीं है, इसमें बच्चे ये ज़्यादा अच्छी मिल रही, ये है और ये है, देखिए आप मिल गई ना। ये ऊपर वाली लाइन भी मिल रही है हमको, एंड इसका ये शेप भी हमको मिल रहा है, ये भी मिल रहा है ना। एंड ये भी आ रहा है और ये भी जाना है और ये भी है, लेकिन ये नहीं है इसमें, यानी कि ये नहीं हो सकती हमारी आकृति। बाकी तो पूरा था, ये भी नहीं हो सकती एंड ये भी नहीं हो सकती। अब हमारा क्या बचा भाई, 39 का हमारा फर्स्ट ही बच रहा है। अब इसको हम बना के अच्छे से देख सकते हैं। सबसे पहले हमारी आकृति में चाहिए हमको ये वाली लाइन, मिल गई ना। अभी ये चाहिए और ये चाहिए, आ गई। अभी हमको जाना है इस साइड, ये चले गए, ये वाला है ना। अभी हमको नीचे जाना है एंड ये चाहिए, ठीक है ना। और इसमें भी ये भी मिल गई, करेक्ट सारी चीज़ें मिल रही हैं ऑप्शन नंबर ए में। देख लेते हैं, लास्ट आकृति होने वाली है, इसके बाद हमारा मैथ वाला पार्ट आएगा। ये तो हमको करेक्ट ही मिल रही है, जल्दी से ही मिल रही है, क्योंकि एक लाइन कॉली भी चाहिए, गोला चाहिए, एरो चाहिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए में एकदम करेक्ट दिखाई दे रही है। बाकी तो ना इसमें है, ना इसमें है और ना ही इसमें है। बहुत सारी आकृतियाँ तो बच्चे बहुत जल्दी और अच्छे से मिल जाती है। हमारी 40 आकृति पूरी हो चुकी हैं। अब हम बढ़ते हैं मैथ की ओर। चाहे तो आप पहले हिंदी भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है मैथ का सेक्शन ही करना। कुछ बच्चों को हिंदी बहुत अच्छी लगी है और उनको हिंदी जल्दी आती है, लेकिन आपको याद रखना है कि अगर आप गद्यांश कर रहे हैं तो उसका जो नंबर 1 होगा वो 61 से होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। 41 से हिंदी मत भर दीजिएगा, वरना आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए 41 क्या होता है हमारा, 41 क्वेश्चन मैथ का होता है, ये ध्यान रखना है हमें। यदि किसी संख्या के घन को, किसी संख्या के घन तो आप जानते हैं 2 का घन का 2 यानी कि 8 होता है ना, 2 का घन
8 होता है। तो इस टाइप से किसी संख्या के घन को में उसी घन को 32 के वर्ग में जोड़ा जाए तो परिणाम 2355 आता है। वह संख्या क्या होगी? किसी संख्या के वर्ग घन को 32 के वर्ग में, तो भाई हमें 32 का वर्ग पता होना चाहिए। 32 का वर्ग तो हम निकाल सकते हैं, क्या होगा 32 गुणित 32 मतलब 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, ये काट सकते हैं। 3 दूनी 6 और 3 3 जा 9 है ना। 6 और 6 12, 9 और 1 10। ये आपको 32 का वर्ग मिल गया कितना? 1024। अब वो कह रहे किसी संख्या के वर्ग को यदि किसी संख्या के घन को 32 के वर्ग में जोड़ा जाए, मतलब इसके वर्ग में कोई संख्या हमको जोड़ना है और क्या हमको प्राप्त होगा? 2355 हमको प्राप्त होगा। तो वह संख्या क्या है? तो नॉर्मल सी बात है ना कि इसको हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, हम इसको क्या कर देंगे? जो वर्ग वाली संख्या है उसको, जिसको जोड़ के बनाना है उसमें से हमको इसको माइनस कर देना है। 1331। अब ये वाला जो आंसर आया यहाँ है नहीं। अब हमें ये क्या करना है कि ये किस संख्या का घन है ये निकालना है। तो हम इसका घनमूल निकाल देंगे 1331 का, क्योंकि ये किसी या तो 9 का घन है या फिर 10 का घन है या 11 का घन है या 12 का घन। वैसे तो मेरे बच्चे जो मुझसे कोचिंग पढ़े हुए हैं और जो YouTube चैनल से भी मेरी कोचिंग कर रहे हैं उन सबको ये पता होना चाहिए। मैंने ये लिखवाए हैं आपको घन कैसे निकालते हैं, और वैसे 125 तक घन 1 से लेके मैंने आपको याद करने बोला है। बट अगर नहीं आता तो देखिए घन निकालने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ, याद नहीं है तो। इस संख्या में 11 का डिवाइड जाएगा, 11 1 जा 11, बचेंगे 2, 11 2 जा 22, बचेगा 1, 11 1 जा, फिर 11 1 जा 11, 11 1 जा 11 और फिर 11 1 जा 11। ये देखिए घन की जोड़ी बनाई जाती है। 3 11 आए ना तो 1 11 लेना पड़ेगा, यानी कि हमारा सही आंसर हो जाएगा 11। आ गया होगा सब आप लोगों को जो हमसे बोला गया था। हमने बस वही किया हुआ है कि 32 का सबसे पहले वर्ग निकाला, उसमें पूछा गया कि उसके घन को यदि उसमें जोड़ा जाता है किसी के तो 2325 प्राप्त होता है। तो हमने पहले वर्ग निकाला, वर्ग को उसमें से माइनस कर दिया, फिर जो संख्या है उसका घन निकाल दिया। इसीलिए हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, कितने अंकों की? 3 की, और वो भी कैसी? अभाज्य। तो क्या होगी? 101, 103, 107, 109। तो हमें पता ही होना चाहिए कि 101 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। इसके बाद 43, ये तो हमारे बच्चे खुद ही कर सकते हैं, सबको पॉइंट में बनाना है और आरोही क्रम में आपको लगा लेना है। आप सब आसानी से कर सकते हैं, मुझे करवाने की आवश्यकता इसको नहीं है, ये खुद आप कर लीजिएगा, बिल्कुल भी कठिन नहीं होता ये सब। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 43 आप होमवर्क में कर लीजिएगा। वैसे तो बच्चे 44 भी कर सकते हैं, बट मैं इसको करवा देती हूँ आपको। देखिए सबसे पहले 4/7 माइनस 2/7 प्लस 3/7, लेकिन यहाँ देखिए डिवाइड आ गया है, डिवाइड 2/7। तो सबसे पहले हमको इतना सॉल्व करना पड़ेगा, डिवाइड वाला हिस्सा। तो हम क्या करेंगे? 3/7 डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाली जो संख्या है ना ये पलट गई, तो हो जाएगा 7/2। 7 से 7 कट जाएंगे। अब ये वाला हम लिख सकते हैं 4/7 माइनस 2/7 प्लस क्या हो जाएगा? ये हमने इतना सॉल्व करके क्या लाए हैं? 3/2। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3/2। अब पता है हमको माइनस प्लस कैसे होता है, प्लस मतलब माइनस और प्लस करने के लिए बटे वाला क्या करना पड़ता है? हमको एलसीएम लेना पड़ता है, और हम नीचे की डिजिट का हरों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 7 दूने 14। अभी हम इसका कर लेते हैं 4 7 दूने 14, तो 4 दूने 8। समझाने की तो वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब तो पेपर है भाई, अब तो बन जाना चाहिए, है ना। 21 और 8 प्लस होगा तो हो जाएगा 29, और इसमें से हम 4 माइनस करेंगे
तो हमारा बचेगा 25/14 है ना। लेकिन ये राइट आंसर नहीं है क्योंकि पूछा गया है का वर्ग ज्ञात कीजिए। अब हम इसको वर्ग करेंगे ना, जब ऐसे वर्ग लग जाता है तो वर्ग का मतलब होता है 25 का 25 से गुना और 14 का 14 से। तो हमें पता है 25 का वर्ग कितना होता है 625, ये तो हमने कंठस्थ याद किए हुए हैं। और 14 का वर्ग होता है 196, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। 25 का वर्ग 625 हो जाएगा ना, ठीक है, करेक्ट है एकदम। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 हम देख लेते हैं क्या कह रहा है हमसे। कह रहा है किसी राशि पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज उसी राशि का 1/4 है, प्रति वर्ष वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। हमको क्या दिया गया है, हमको सबसे पहले तो 5 वर्ष का समय दिया गया है, उसके बाद हमको क्या दिया गया है, बताया गया है कि ब्याज कितना मिल रहा है। ये चीज़ हमें अच्छे से समझनी पड़ती है ब्याज के चैप्टर्स में। जो भी क्वेश्चन आए हमसे बोला जा रहा है समय 5 वर्ष है और साधारण ब्याज उस राशि का 1/4। मतलब हमने अगर मान लिया कि मूलधन हमारा क्या है 100 रुपये, तो ब्याज क्या होगा हमारा 1/4, मतलब ब्याज का 1/4 यानी कि 1/4, जो कि कट जाएगा 25 बार में, है ना। तो ब्याज क्या मिला 25 रुपये। अब हम सीधा दर का फार्मूला लगा सकते हैं, अगर आपको आता है तो। क्या होता है दर बराबर ब्याज प्रति 100 मूलधन मल्टीप्लाई समय, हमें 5 वर्ष दिया गया है, समय 100 से 100 कट जाएगा और 5 बन जा 5, 5 जा 25, यानी 5% की दर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 ठोस घनों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ता है। हाँ, तो क्या बन जाएगा भाई, घनाभ बन जाएगा और घनाभ का आयतन पता करना है। देखिए जब हम 2 घनों को ऐसे, ये हमारा घन होता है, ऐसे बनता है घन, अगर आपसे नहीं बनता है तो देख लीजिए, ऐसे घन बनता है। इस टाइप से 2 घनों को जोड़ा गया। जब 2 जोड़े जाएंगे इसके बाद एक घन और इसमें ऐसे जोड़ दिया जाएगा इस टाइप से, और जब ये घन जुड़ जाएंगे तो आप ये याद रखिए कि ये जो साइड है ना ये बढ़ जाएगी। 6 की एक साइड थी और 6 की एक साइड और, तो साइड 12 की, और ये बन जाएगा घनाभ। और घनाभ के आयतन का फार्मूला होता है भाई, किस किस को याद है घनाभ के आयतन का फार्मूला। घनाभ के आयतन का फार्मूला बहुत ही सरल होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ये बस 12 हो जाएगी लंबाई, ये वाली जो राशि तो नहीं लगेगी, लेकिन ये वाला जो क्यों घन रहे हैं के ऊपर एक या साइड से भी जोड़े कैसे भी जोड़े, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 12। तो इसको मल्टीप्लाई करना है 6 से, और 12 का लीजिए कितना आएगा, 12 6 जा 72, कैरी आएगी हमारी 7, 12 6 जा 36 है 3, और यहाँ आ जाएगा कैरी 1 तो 4, 432 वर्ग सेंटीमीटर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा, सिर्फ ये वाली चीज़ हमारी बढ़नी है ना, तो वो आप अच्छे से देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी 47। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को दुगुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि। देखिए ये हमारा एक वर्ग है, मान लीजिए ये वर्ग है, मान लो इसकी भुजा 2 2 की है, सारी की सारी भुजा 2 2 2 और 2 की है, ठीक है। अब इसकी वो कह रहे हैं प्रत्येक भुजा को दुगना कर दिया जाए, तो दुगना तो हम जानते हैं ना, 2 की भुजा हमने 4 में कर दी, मतलब ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4। तो अब क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वर्ग भुजा, यानी इस वर्ग का क्षेत्रफल आएगा 4, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या आएगा 4 गुणित 4 यानी कि 16। अब प्रतिशत वृद्धि कितनी हो रही भाई, देखिए 4 से 16 हो गया, यानी कि कितना बढ़ गया 12 बढ़ गया ना। तो 4 बढ़ा है काय में, 4 में कितना बढ़ा है 12, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा
12/4 या 4 के ऊपर 12, क्योंकि 4 में 12 बड़ा है तो 100 में कितना बढ़ेगा, मल्टीप्लाई 100, प्रतिशत वृद्धि यानी 100 की वृद्धि, हम काट देंगे, 4 कट जाएगा और 25 का हम काटेंगे 12 से, कितना होगा 25 दूनी 50, ये आएगी 5, 25 से कम 25 और 5 30, यानी कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो रही, 300% की वृद्धि हो रही। करेक्ट। इसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48। यदि दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल 2560 और उनका मासा 320 है, लासा, मासा नहीं भाई लासा है, और मासा पा यानी कि महत्तम समापवर्तक हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। बहुत ही सरल सवाल होता है, हमने सब बच्चों को सिखाया हुआ है। मासा निकालने का सरल सा फार्मूला होता है, क्या हो, गुणनफल बटे लासा, यानी आपको इससे देना है और आपका सॉल्व हो जाएगा। लासा तो आपका मासा आ जाएगा, भाग आसानी से देते हैं, सभी बच्चे स्वयं भाग देंगे, ये मैं नहीं करवा रही हूँ, ये आपके होमवर्क के लिए है, समझ लीजिए, आप भाग दे लीजिए, कुछ नहीं करना है। गुणनफल बटे छोटा ही सा फार्मूला होता है, गुणनफल बटे लासा का भाग दे दीजिए तो मासा निकल आएगा, और अगर मासा दिया होता तो भाग दे देते तो निकल आता। ठीक, तो ये आप कर सकते हैं, मैं नहीं करवा रही, ये आपके लिए वर्क है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। राम और श्याम एक साथ किसी काम को करते हुए एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। राम अकेले उस काम को 12 दिनों में करा है, तो श्याम अकेला उसी काम को कितने में करेगा। बहुत ही सरल सवाल होता है। देखिए राम और श्याम, राम एंड श्याम हम छोटा ही सा लिख रहे हैं, दोनों कितने दिन में कर रहे हैं, देखिए 10 दिन में कर रहे हैं, लेकिन जो राम अकेला है वो कितने कर रहा है, 12 दिनों में कर रहा है। तो इनका जो हमें जो करना होता है, इनका सबसे पहले एलसीएम निकालना होता है। देखिए हम इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, कितना है 60। ठीक, अब राम और श्याम दोनों 60 काम 10 दिन में कर रहे हैं, यानी कि वो एक दिन में कितना काम करते हैं भाई, 10 दाम 60, 6 काम करते हैं एक दिन में, ये हम एक दिन का काम लिख रहे हैं। इसी तरह ये राम पूरा 60 काम जो है एलसीएम होता है वो पूरा काम कहलाता है। राम जो 60 काम है वो 12 दिन में करता है, यानी राम एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है। अब दोनों मिलके एक दिन में 6 काम करते हैं और राम अकेला 5 काम करता है, यानी कि श्याम एक दिन में कितना काम करता है, हम इसको माइनस कर देंगे। श्याम का एक दिन का काम है एक काम, है ना, श्याम एक दिन में एक काम करता है, तो श्याम पूरा 60 कितने दिन में करेगा, हम 60 ही दिन। जब एक दिन में एक काम का है तो 60 काम कितने दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा। सो सिंपल। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से किसका कोई अंतिम बिंदु नहीं है, कुछ लिए गए हैं जिनका अंतिम बिंदु नहीं होता, ये हमसे पूछा गया है। एक रेखाखंड, एक किरण, कोई नहीं, या एक रेखा। तो हमें ये हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि रेखा का कोई अंतिम बिंदु नहीं होता, रेखा को दोनों साइड बढ़ाया जा सकता है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा रेखा। एक अभाज्य संख्या के गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य संख्या के गुणनखंडों की संख्या, ये तो हमको पता है। जैसे 2 अभाज्य संख्या है तो 2 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 और 2। तो एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं। करेक्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। यदि 22.5 मीटर एक समान लोहे की छड़ का वजन 85.5 किलोग्राम है, तो उसी छड़ की 5 मीटर का वजन कितना होगा। सब कर सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 22.5 मीटर एक समान लोहे की छड़ का वजन इतना है, तो सबसे पहले इसमें इसका डिवाइड देखिए काय का निकालेंगे हम, 1 मीटर का आप आसानी से कर लेंगे, और उसी छड़ की 5 मीटर का वजन कितना होगा, तो फिर हम मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे 5 से, और हमारा आंसर आ जाएगा। ये भी बच्चे एक एक नियम का वर्ड प्रॉब्लम का सवाल है, आप सभी आसानी से इसको कर सकते हैं, खुद करके
रखिए, आप स्वयं से करके देखिए। ये सवाल ऐसे है कि आपसे बनना चाहिए, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आपने इतनी तैयारी की हुई है पेपर की, पेपर नज़दीक है, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं आराम से। हाँ, रहा आंसर का बात, तो मैं आपको ज़रूर बता देती हूँ कि इसका आंसर क्या आने वाला है। अगर आप अच्छे से कर लेंगे ना तो इसका आंसर डी आपको प्राप्त हो जाएगा, 19 किलो। राइट है। देखिए आपसे बन रहा है, 90 किलो आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे कमेंट्स लिख के ज़रूर बताइए कि यस मैम मुझसे बना और मेरा डी नंबर का ऑप्शन आ गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। एक आदमी ने 1200 रुपये में एक पुराना टाइपराइटर खरीदा, है ना, और उसकी मरम्मत पर 200 रुपये खर्च किए। तो अब टाइपराइटर हमारा कितने का हो गया, क्योंकि जो भी होता है ना मरम्मत वगैरह, वो हमेशा क्रय मूल्य में प्लस हो जाता है ना, तो ये उसका टोटल हो गया क्रय मूल्य, है ना। इसे उसने इसे 1680 रुपये में बेच दिया, तो इसे क्या होगा भाई, लाभ होगा, लेकिन हमें प्रतिशत लाभ निकालना है। ठीक है, तो 1680 में बेचा है, तो हम इसको माइनस कर देंगे, यहीं कर लेते हैं माइनस, 0 का 0, 8 के 8, 6 में से 4 गए 2 और 1 में से बन गया कुछ नहीं। 280 का उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, लेकिन लाभ प्रतिशत निकालना है और लाभ प्रतिशत का फार्मूला है लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना लेंगे, अब हम 1200 नहीं लेंगे, हम क्रय मूल्य लेंगे 1400, है ना। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100, इजी होता है। बहुत पढ़ चुके हैं आप लोग, अब सब आना चाहिए भाई, अब तो सब सवाल आपको ऐसे लगना चाहिए कि बस हो गया, ये तो हमसे बन जाएगा, है ना। ये देखिए 20% का लाभ, है ना। अब तो कोई ऐसा नहीं है कि आप सीख रहे हो, मतलब ये चीज़ें तो आपको इजीली, पेपर की तैयारी है तो इजी से इजी क्वेश्चन, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस आपको हमने सब करवाए हैं और इजी तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन आ जाने चाहिए। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और यदि आपसे अभी ये क्वेश्चन भी नहीं बन रहे तो भाई आप ध्यान दीजिए, आपकी तैयारी कुछ ढीली है, कमज़ोर चल रही है। अगर आपको ये सवाल नहीं बन रहे हैं तो आप बहुत मेहनत कीजिए फटाफट, अगर नहीं बन रहे हैं तो, है ना, और बन रहे हैं तो आपकी तैयारी बढ़िया है। 712542 में अंकित मूल्य और 5 के स्थानीय मूल्य का योग क्या होगा। 5 का स्थानीय मान और 5 का अंकित मान। स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि 5000 है। और प्लेस वैल्यू, अंकित मान हमें पता ही है, प्लेस वैल्यू 5000, लेकिन अंकित मान जो होता है वो होती है फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू तो 5 की 5 ही रहेगी, है ना। तो 5 प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5005। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। अभी सबको अभाज्य संख्याएं आती है, और औसत के लिए 5 का डिवाइड दे दीजिए। आप 5 अभाज्य संख्याएं लिख लीजिए, 2, 3, 5, 7 और 9 नहीं लिख देना, 9 अभाज्य नहीं होता है, 11। इनको प्लस कर लीजिए और 5 औसत निकालने के लिए 5 से डिवाइड दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये भी मैं आशा करती हूँ आप बिल्कुल मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि मैम ये हमसे बन गया, बनना ही चाहिए भाई, है ना। अगर ये क्वेश्चन नहीं बन रहे तो बड़ी ही तैयारी आपकी स्लो चल रही है। ठीक है, चलिए इसके लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं ज़रूर करवाऊंगी आपको। 7 किलोग्राम, 6 हेक्टोग्राम और 9 डेकाग्राम किसके बराबर है। अभी हमको पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 7 किलोग्राम में कितने ग्राम हो जाएंगे, 7000 ग्राम। 6 हेक्टोग्राम, अभी हमको पता है कि 1 हेक्टोग्राम में 100 ग्राम होते हैं, तो 6 हेक्टोग्राम में हो जाएंगे 600 ग्राम। एंड हमें पता है कि 1 डेकाग्राम में 10 ग्राम होते हैं, है ना, तो 9 डेकाग्राम के कितने बन जाएंगे, 90 ग्राम। मैं सीधे सीधे कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं लिख रही हूँ, बता तो रही हूँ, बट आप पेपर है भाई, पेपर में अब इतना डिटेल कहाँ से कर पाएंगे, फिर तुम्हारा टाइम कम पड़ जाएगा, है ना।
सब ग्राम ग्राम में ऑप्शन थे तो मतलब हमें ग्राम में ही बदलना था, हमने ग्राम में बदल दिया, हमारा आ गया 7690। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट दिख रहा है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। यदि एक व्यक्ति की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसे 1200 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर साइकिल चलाने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले हमको वर्गाकार मैदान के चारों ओर चक्कर लगाना है, यानी हमें क्या निकालना है, वर्ग का परिमाप, जिसकी भुजा कितनी है 1200। तो वर्ग की है 4 है ना, तो 12 चौके 48, 4800 मीटर उसको चलना है। अब हमें निकालना है कितना समय लगेगा। तो समय का फार्मूला होता है दूरी बटे 4, लेकिन अब हमें ध्यान देना है कि ये हमारा मीटर में है और जो हमारी चाल है वो काय में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो हमें मीटर के लिए सबसे पहले इसको काय में बदलना भैया हमें बदलना पड़ेगा किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में। और आपको पता होना चाहिए जब भी हम किसी संख्या को मीटर प्रति सेकंड की चाल में बदलते हैं तो हमें 5/18 से गुणा करना होता है। अब हम इसको 2 से काट सकते हैं, 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, कितना हो गया 4 5 जा 20/9। अब ये बन गया मीटर प्रति सेकंड। अभी हम लिख नहीं रहे हैं, अभी हमारा सवाल आता है। अभी हमको क्या निकालना है, समय। तो हम क्या लगाएंगे, समय का फार्मूला, जो कि क्या होता है, कुल दूरी बटे चाल। ये देखिए अब बटे का बटे आ गया, यानी कि हमारी संख्या जो है क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। 9/20 हो जाएगा, है ना, ये कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0 का 0। अभी हमको इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 0 जा 0, 9 4 जा 36, कैरी आई 3, 9 2 जा 18, 18 और 2 19 20 21। ये क्या आ गए भाई, ये आ गए हमारे सेकंड। अब हम अपने ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन जो है हमारे काय में है, मिनट में है, तो अभी हम इसको काय में बदलेंगे, मिनट में। और मिनट में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 2160 सेकंड में कितने मिनट होंगे, ये हमें करना है। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 गया, 6 3 जा 18, 6 3 18, बचे 3, 6 6 जा 36। ये क्या बन गए हमारे मिनट। और हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, 36 मिनट उसको लगेगा। बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा इस सवाल को। सबसे पहले हमने ये देखिए परिमाप निकाला, फिर हमने उसकी चाल को किलोमीटर से मीटर सेकंड में चेंज किया, ये मीटर सेकंड में आया। फिर हमने ये समय का फार्मूला लगाया और फिर हमने क्या किया, सेकंड के मिनट भी बनाई। बहुत टफ सवाल है ना, इसको बहुत ध्यान से करना पड़ता है। चाल दूरी समय के सवालों को थोड़ा आराम आराम से ध्यान से करना पड़ता है। ये थोड़ा सा टफ सेक्शन होता है आपका, तो इसको ज़रा से सतर्कता से कीजिएगा। इसमें आपको लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर नहीं आता है तो कंसंट्रेट करें, बार बार इसकी प्रैक्टिस करें। अभी आपके पास टाइम है 8-10 दिन का, है ना, तो आपको इसकी प्रैक्टिस खूब करना है भाई। ये सवाल गलत नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल 616, वृत्त का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है 616 मीटर। तो हमें वृत्त की परिधि बताना है भाई, है ना। तो वृत्त की परिधि के लिए हमें फार्मूला आना चाहिए वृत्त की परिधि का और वृत्त के क्षेत्रफल का, दोनों ही फार्मूले हमको चाहिए है इसके लिए। तो हम सबसे पहले लगाते हैं वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। क्योंकि हमें क्षेत्रफल दिया है तो हम क्षेत्रफल से ही सवाल को सॉल्व करेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है भाई पाई r
स्क्वायर। अब पाई का मान क्या होता है, इसको पाई पढ़ा जाता है, पाई का मान होता है 22/7। ये हमें पता होना चाहिए। अच्छा, क्षेत्रफल हमको कितना दिया हुआ है, 600, ये है ना 616। क्षेत्रफल की जगह हमने क्षेत्रफल लिख दिया, पाई की जगह हमने लिख दिया 22/7। आर हमें पता नहीं है, इसलिए आर यानी कि त्रिज्या हमें निकालना है। अब ये यहाँ जाके क्या होगा, पलट जाएगा, 7/22 हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा, आर का वर्ग। हम 11 से काट सकते हैं, 11 दूनी 22, 11 5 जा 55, बचेगा 6, हाँ कट जाएगा, ठीक है। और 2 से फिर कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। इसका हम गुणा कर सकते हैं, 56 है, 6 आएगा, है ना, 3 जा 7 8, 56, 5 आएगी कैरी, 14 और 5 19, है ना। ये क्या हो गया हमारा आर का वर्ग। अब हमें सिर्फ आर चाहिए, तो हम इसका क्या निकाल देंगे, वर्गमूल, और आ जाएगा आर, जो कि होगा 196 काय का वर्ग है, 14 का। हमको पता है ना, ये आ गया हमारा 14 का वर्ग। क्या आ गई हमारी त्रिज्या, रेडियंस आर, है ना। अब हमें लेकिन अभी तो त्रिज्या बस मिली है, अभी हमको लगाना काय का फार्मूला है, परिधि का। हमसे तो परिधि पूछी है ना, और परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर। ये आपको अच्छे से आना चाहिए भाई, है ना। तो 2 गुणित पाई का मान 22/7 मल्टीप्लाई आर जो है वो हमारी मिल गई है 14। अब ये हमारा 7 1 जा 7 2 जा कट जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8, यानी कि 88 जो है हमारा आंसर आएगा 88 मीटर। ये हमारी परिधि का आंसर होगा। वृत्त की परिधि बहुत बड़ा सवाल है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। पहले हमने क्या क्या किया, देखिए क्षेत्रफल था तो हमने क्षेत्रफल का ही फार्मूला लगा के क्या निकाल लिया, रेडियंस, है ना, आर मतलब कि त्रिज्या निकाल दी। और त्रिज्या निकाल के हमने परिधि का फार्मूला लगाया 2 पाई आर, और फिर परिधि निकाल दी, है ना। इतना आपको इसमें करना पड़ेगा, ध्यान ध्यान से अच्छे से समझिएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59। थोड़ा सा साफ कर लें क्योंकि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करना पड़ेगा ना, तो कुछ प्लेस तो चाहिए पड़ेगा। और आपको उतारना भी नहीं है, उतार के तो बिल्कुल रखना नहीं है, उतार के रख लेते हैं बच्चे, तो मुझे बहुत गंदा लगता है भाई। अब समझिए, खुद से कीजिए, नहीं उतार लेंगे बोर्ड से। चलिए देखते हैं, 2 ट्रेनों की गति 59 है ना, 2 ट्रेनों की गति 6:7 है। ये जो डॉट लगी हुई है ना, इसको अनुपात पढ़ते हैं ना, 6:7 के अनुपात में है। यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 364 किलोमीटर चलती है तो पहली ट्रेन की गति क्या होगी। सबसे पहले तो हमें दूरी भी मिल रही है और समय भी मिल रही है, तो हमें क्या निकाल लेना है, ट्रेन की चाल, गति, है ना। कितना चल रही है, 364 चल रही है 4 घंटे में, तो 1 घंटे में मतलब गति क्या होगी, 91, है ना। अब ये किसकी, हमें पहली की पूछी गई, यानी ये 91 का रेशियो है 7 का, तो हमें 7 से क्या करना है, इसको डिवाइड, 7 1 जा बचे 2, 7 3 जा, यानी कि 7 रेशियो की वैल्यू 91 थी, तो एक रेशियो की वैल्यू क्या आ गई, 13। तो पहली ट्रेन की जो गति है वो 6 रेशियो है, तो हम 13 का क्या कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई, 13 6 78 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। रेशियो, वैसे कई लोग बोलते हैं कि रेशियो के सवाल नहीं आने वाले हैं, चैप्टर से निकल गया है। मैं भी यही मानती हूँ कि रेशियो और एवरेज वगैरह अलग हो गए हैं, बट 1-2 सवाल अगर हम सीख लेते हैं तो कोई नुकसान नहीं है उसमें, इसलिए मैंने करवा दिया है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, जो कि हमारा पेपर का लास्ट क्वेश्चन होता है मैथ का। निम्नलिखित चित्रलेख
पिछले सप्ताह के दौरान 30 छात्रों की कक्षा में अनुपस्थित लड़कों की संख्या को दर्शाते हैं। अनुपस्थित मतलब जो एब्सेंट होते हैं। किस दिन कक्षा में पूर्ण उपस्थिति थी? सोमवार को कितने अनुपस्थित है भाई? एक डायग्राम बराबर एक लड़का है, इसको विशेष नोट रखना है। तो सोमवार को हमारे 5 अनुपस्थित हैं, मंगल को 4 अनुपस्थित हैं, बुधवार को 2 अनुपस्थित हैं, शुक्रवार को 1 और शनिवार को भी बहुत सारे हैं। लेकिन गुरुवार को उपस्थिति बिल्कुल खाली है, फुल बच्चे प्रेजेंट हैं। तो हमसे यही पूछा गया है पूर्ण उपस्थिति कब थी? तो पूर्ण उपस्थिति हमारी गुरुवार को है भाई, है ना। आप ध्यान से देखिए, बच्चे बहुत सरल सवाल होता है फिर भी गलत कर देते हैं। जो खाली है मतलब इस दिन पूरे बच्चे आए हैं, क्योंकि ये जो डायग्राम बना है ये काय का बना है? अनुपस्थित का। चलिए हो गया ना क्लियर। चलिए अब हम चलते हैं हिंदी की ओर। गद्यांशों को बहुत ही सतर्कता से 4 गद्यांश आते हैं, सभी बच्चों को पता है, और हमें चारों गद्यांशों को बहुत ही सतर्कता से पढ़ना है और उसके बाद ही हमें क्वेश्चंस के आंसरों को लगाना है। सबसे पहले हम गद्यांश को बहुत अच्छे तरीके से 2-3 बार पढ़ लेना है। देखते हैं। कुष्ठ रोग, कुष्ठ जानते हैं ना, कुष्ठ रोगी क्या होते हैं? जो वाइट से निशान पड़ जाते हैं ना कई लोगों को स्किन पे, वो जो वाइट रोग है वो कुष्ठ रोग होता है। कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा करते हुए बाबा ने देखा कि उनकी समस्या केवल उस भयंकर रोग से छुटकारा पाने की ही नहीं, अब तो मानसिक भी है। कैसी है? मानसिक भी है। इस रोग को इतना घृणित समझा जाता है कि परिवार वाले भी रोगी के पास नहीं भटकते। रोग से छुटकारा पा लेने पर भी समाज के लोग उसे स्वीकार नहीं करते और उसे अपना जीवन भिखारी के रूप में बिताना पड़ता है। लोगों को यह भ्रम है कि इस रोग का इलाज नहीं हो सकता। ये सही बात है। बहुत सारे लोग कुष्ठ रोगियों को ऐसे समझते हैं ना, अरे मत छुओ उसको वो रोग है। ऐसा नहीं है बच्चे। जब इलाज हो जाता है ना, आदमी मतलब ठीक हो जाते हैं, उनको अपन और ज़्यादा डिप्रेशन में भेज देते हैं छुआछूत कर करके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कुष्ठ रोगियों की बीमारी के अलावा बाबा को कौन सी दूसरी समस्या दुखी? उनकी आर्थिक समस्या, उनकी मानसिक समस्या, उनकी सामाजिक समस्या, उनके रहने की समस्या। तो भाई अभी हमने गद्यांश में पढ़ा था कि उनको कौन सी समस्या होती है? मानसिक समस्या। कुष्ठ रोगियों के पास उनके परिवार वाले भी क्यों नहीं भटकते? इस रोग को घृणित समझा जाता है। यह छुआछूत का रोग है। यह रोग पापी को ही होता है। इसके रोगी को दूसरे की आवश्यकता नहीं होती। तो हमने अभी समझा है कैसे घृणित समझा जाता है। घृणा की दृष्टि से लोग इसे देखते हैं, इसीलिए परिवार वाले भी उनके पास नहीं जाते। कुष्ठ रोग के प्रति लोगों का क्या भ्रम है? यह रोग पिछले जन्म के पापों का फल है। कुष्ठ रोगी काम करने के लायक नहीं रह जाते। इस रोग का इलाज नहीं हो सकता। यह एक संक्रामक रोग है। तो भाई सभी लोगों को हमने अभी गद्यांश में पढ़ा है कि इस रोग का इलाज नहीं हो सकता है। यह लोगों को भ्रम होता है कि इस रोग का कोई इलाज नहीं है। इस रोग से पीड़ित लोगों को भिखारी का जीवन क्यों जीना पड़ता है? क्योंकि लोग अपाहिज हो जाते हैं। अपाहिज मतलब क्या होता है? हाथ पांव टूट जाना। ऐसा तो नहीं होता ना। रोगी कभी ठीक नहीं होता है। रोगी मानसिक रूप से दुर्बल हो जाता है। समाज के लोग उसे कभी नहीं अपनाते। तो राइट आंसर होगा कि समाज के लोग उसे कभी नहीं अपनाते, चाहे वो ठीक भी हो जाए। इसीलिए उसे कैसा जीवन जीना पड़ता है? भिखारी का। क्या कुष्ठ रोगी का परिवार उसकी सहायता नहीं करता? सहायता करता है। उसकी सहायता करता है। तो आपने अभी देखा है कि नहीं करता, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। परिवार वाले भी कोई साथ नहीं देते। आप देखते हैं डी, अनुच्छेद नंबर 2। एक कंजूस के पास कुछ संपत्ति थी, उसने उसे बेच दिया। कंजूस तो जानते हैं ना क्या होता है? कंजूस जो पैसे खर्च नहीं करता ना, हर बात में कंजूसी दिखाता है, वो कंजूस होता है। सोने का एक टुकड़ा खरीदा। किसने? कंजूस ने। उसने इसे एक गड्ढे में डाल दिया।
वह रोज इसे देखने जाता था। उसके एक पड़ोसी ने इसे देख लिया। उसने सोचा कि जरूर कुछ सोना होगा। एक दिन वह वहां गया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। जब कंजूस को अपना सोना नहीं मिला तो वह रोने लगा। कब्जे में ले लिया यानी उठा लिया, उसने ले गया। देखते हैं क्वेश्चन। एक कंजूस के पास क्या था? सबको पता है भाई, सोना था कंजूस के पास, ये संपत्ति थी। सोने का टुकड़ा तो उसने बाद में लिया, बहुत जल्दी में मत लगाना। देखिए, एक कंजूस के पास कुछ संपत्ति थी, तो सही आंसर क्या आएगा? संपत्ति। बच्चे बहुत जल्दी में सोना लगा सकते हैं। मैंने देखा है एक गद्यांश बहुत जल्दी में सोना लगा देती, क्योंकि सोने के बारे में पढ़ रहे, पर आप फर्स्ट लाइन भी अच्छे से पढ़िएगा। कुछ संपत्ति थी, तो हमें क्या लगाना है आंसर? संपत्ति, ना कि सोना। कंजूस ने क्या बेच दिया? देखो, उसने उसे बेच दिया। किसे? संपत्ति को। कंजूस ने किसे बेचा है? संपत्ति को, ना कि सोने को। फिर सोना खरीदा है संपत्ति बेच के। बच्चे बहुत जल्दी में सोना सोना लगा देते हैं ना, ध्यान रखिएगा इस चीज का। कंजूस सोने को देखने कितने दिन में जाता था? अभी हमने पढ़ा है ना, कंजूस कब जाता था? रोज जाता था, और रोज को कहते हैं दैनिक, प्रतिदिन, दैनिक, रोज रोज जाना। रोज जो काम किया जाता है वो होता है दैनिक काम, जैसे ब्रश करना, नहाना धोना, है ना, फ्रेश होना, ये सब दैनिक कार्य है। किसने कंजूस को देखा? किसने देखा? उसके पड़ोसी ने उसको देख लिया था। कंजूस को उसका सोना जब नहीं मिला तो वह क्या करने लगा? भाई रोने लगा। सबने अच्छे से पढ़ा हुआ है ये चीज तो, राइट। चलिए गद्यांश नंबर 3 कर लेते हैं। मोर एक सुंदर पक्षी है और हमारा भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी है मोर। इसकी गर्दन सुंदर नीले पंखों से ढकी हुई होती है। इसका शरीर हरा और नीला है। इसकी शोभा इसकी लंबी पूंछ है। इस पंखे की तरह अपनी पूंछ यह पंखे की तरह अपनी पूंछ खोल सकती है। इसकी पूंछ का रंग नीला, हरा और सुनहरा होता है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, नीला, हरा और सुनहरा। इसे अपनी पूंछ पर बहुत गर्व होता है। मोरनी एक सादा भूरे रंग का पक्षी है। इसकी मोर की तरह पूंछ नहीं होती है। किसकी? मोरनी की पूंछ नहीं होती है मोर के जैसे। यह सांपों का शत्रु है। शत्रु मतलब दुश्मन। मोर सांप को खा जाता है। यह बढ़ती हुई फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचाती है। जब बारिश होने वाली होती है तो यह कठोर चीखें निकालती है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोर का शरीर कैसा होता है? हरा, नीला, ए और बी दोनों, है ना। हरा भी होता है, नीला हमने अभी पढ़ा था कि मोर का शरीर हरा नीला होता है। मोर की खाली स्थान पूंछ होती है। कैसी पूंछ होती है मोर की? लंबी पूंछ होती है। ऑप्शन नंबर बी। किसकी तरह मोर अपनी पूंछ खोल सकता है? पंखे की तरह, हमने अभी पढ़ा हुआ था। मोर की पूंछ का रंग होता है नीला, हरा, हरा और सोना। नीला, हरा और सुनहरा कोई नहीं, हमने अभी पढ़ा था नीला, हरा और सुनहरा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मोर को अपनी पूंछ पर गर्व होता है ना। काय पे गर्व होता है? पूंछ पर, हमने अभी पढ़ा था, तो आंसर आएगा सही पूंछ, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं, इजी से गद्यांश थे भाई, है ना। तो अगर टफ गद्यांश आते हैं तो 2-2, 3-3 बार पढ़ के ही उसका आंसर दीजिए। अनुच्छेद नंबर 4 कर लेते हैं। डाकिया, सब जानते हैं डाकिया डाक लाया, गाना सुना है। डाकिया कौन होता है? जो हमारे खत वगैरह लेकर आता है वो डाकिया होता है। डाकिया एक सरकारी कर्मचारी है। डाक व्यवस्था में उसका प्रमुख स्थान है। उसकी सेवा जनता के लिए बहुत उपयोगी है। वह खाकी वर्दी पहनता है। खाकी जानते हैं? खाकी वर्दी क्या होती है? जो पुलिस वाली ड्रेस होती है वही होती है खाकी वर्दी। वह अपनी कमर के चारों ओर चमड़े का बेल्ट पहनता है। वह चमड़े का बैग भी रखता है। उसका थैला चिट्ठी, पार्सल और मनी ऑर्डर से भरा हुआ रहता है। उसके कर्तव्य बहुत कठिन हैं। वह सुबह डाकघर जाता है। कब जाता है? सुबह। वह पत्रों, पार्सलों और मनी ऑर्डरों को अलग अलग करता है। वह उन्हें घर घर जाकर वितरित करता है।
वह दिन भर अपने काम में व्यस्त रहता है। उसकी हालत बहुत दयनीय है। उसे मामूली वेतन मिलता है। ध्यान रखिएगा, मामूली वेतन मिलता है। वह अपनी दैनिक ज़रूरतों की पूरी नहीं कर पाता, मतलब बहुत ही कम आमदनी होती है ना। वह कठिन जीवन जीता है। वह समाज के लिए बहुत उपयोगी है। वह दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच की कड़ी होता है। हर कोई उसका बेसब्री से इंतजार करता है। देखिए बेसब्री लिखा है, सब देखिए अच्छे से। वह अक्सर हमारे लिए खुशखबरी लेकर आता है। वह अमीर और गरीब दोनों की सेवा करता है। वह सभी की बहुत मूल्यवान सेवा प्रदान करता है सभी को। किसके बारे में बात हो रही है? डाकिया के बारे में। डाकिया एक व्यक्ति होता है जो हमारी चिट्ठी, पार्सल्स वगैरह को लेकर आता है ना। जैसे आजकल अभी कौन आता है सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ? हम कोई चीज़ ऑनलाइन बुलवाते हैं ना, तो सेल्समैन जो हमारे यहाँ आते हैं ना, उस टाइप से पहले डाकिया बहुत आते थे। अब तो चिट्ठी बंद हो गई है, मोबाइल ज़्यादा काम करने लगा है। चलिए, डाकिया पहनता है, देखिए हमने यहाँ पढ़ा था, खाकी वर्दी। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसका थैला किससे भरा होता है? अक्षर, पार्सल, पत्र, पार्सल और मनी ऑर्डर, है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। उसका थैला भरा होता है पत्र, पार्सल और मनी ऑर्डर से। डाकिया डाकघर में जाता है। कब जाता है? सुबह, शाम, दोपहर या कोई नहीं। तो हमने अभी पढ़ा था सुबह सुबह जाता है। पत्र, पार्सल और मनी ऑर्डर अलग अलग छांटता है। डाकिया डाकघर में खाली स्थान अलग करता है। क्या अलग करता है? पार्सल और मनी ऑर्डर। यानी कि हम ये नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा, ए और बी दोनों, क्योंकि पत्र भी अलग करता है, पार्सल भी अलग करता है, पत्र भी करता है, पार्सल भी करता है, मनी ऑर्डर भी करता है। तो ए भी आ रहा और बी भी आ रहा, तो ना हम ए लगाएंगे और ना हम बी लगाएंगे। हम क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, जिसमें ए और बी दोनों लिखा है। ध्यान रखिएगा, वरना या तो बच्चे ये लगा देते हैं या पत्र लगा देते हैं, तो हमें ए और बी दोनों चीज़ें कर रहा है ना वो, तो हमें सी वाला लगाना पड़ेगा, ना ए लगाना पड़ेगा ना बी लगाना पड़ेगा। डाकिया को मिलता है 3000, 5000, 4000। तो हमने पढ़ा है कि यहाँ पे गद्यांश में कहीं भी उसकी नहीं दी गई है, बस हमको बोला गया है कि कम वेतन मिलता है। कितना मिलता है ये नहीं बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आपका पेपर पूरा हुआ बच्चों। आशा करती हूँ आपने पेपर बहुत अच्छे से समझा होगा एंड आप स्वयं पूरा पेपर एक बार करेंगे, जरूर से OMR शीट में भरेंगे। और आने वाले समय के लिए बच्चों, पेपर के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।